नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश जब शेख हसीना वहाँ पावर में थी, तो सब कुछ ठीक था, कोई हमारा इश्यू नहीं था। लेकिन हमारा सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ 4097 किलोमीटर का। लेकिन जब शेख हसीना को वहाँ से भगाया गया 5 अगस्त 2025 को, 5 अगस्त 2024 को, तो उस टाइम पे मोहम्मद यूनुस को अमेरिका ने बिठा दिया। ये अमेरिका का एजेंट है, उसका स्टूज है, और इसको कहा था कि इकोनॉमिस्ट है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है, और ये था कि वहां का डेवलपमेंट का काम करेगा। लेकिन इसके आते ही वहां पे हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया, टारगेट करना शुरू कर दिया, जिंदा जला दिया, बहुत से हिंदुओं को जिंदा जला दिया। और बहुत कोशिश करने के बाद भी इनका मारना रुका नहीं। आज भी वहां पे मारे जाते हैं हिंदू। और उसके बाद इन्होंने एक और काम स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा जी हम चिकन नेक ले लेंगे। लेकिन इनको ये समझ दिया है कि तुम्हारी पावर कितनी है और इंडिया की पावर कितनी है। फिर मोहम्मद यूनुस चाइना चले गए। चाइना जाके कहते हैं कि जो 7 सिस्टर्स हैं वो पास थ्रू करते हैं चिकन नेक से, मतलब हमारे एरिया से पास करते हैं, चिकन नेक से जाकर के उनको लिंक मिलता है। यानी कि हमारा लिंक है इंडिया की 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ। इंडिया तब भी चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे इंडिया ने इनका स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सबसे ज्यादा इनकम है उनकी, वो है उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। एप्रल बनते हैं वहां पे, जिसकी जो सामान है वो भी इंडिया से जाता है। यानी कि कॉटन इंडिया से जाता है, और इंडिया का जो कॉटन है सबसे बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है। जब ब्रिटिशर इंडिया के अंदर आए थे तो यहाँ पे ट्रेड करने आए थे, स्पेशली हमारे कॉटन के लिए आए थे, और वो बहुत सी चीजें और भी थी। लेकिन उसके बाद यहाँ से कॉटन ले जाकर के उन्होंने ब्रिटेन में बनानी शुरू कर दी। और आपको याद होगा, गांधी जी एक बार ब्रिटेन में गए थे, और वहां गए थे जहां पे कपड़े बनते हैं, और उन्होंने खादी बनानी शुरू कर दी कि ताकि हमारा जो रॉ मटेरियल है वहां जाके वो कपड़े बनाते हैं, हमें बेचते हैं। लेकिन यही काम बांग्लादेश के अंदर हो रहा था। हमारी कॉटन के कपड़े बनते थे, जो हमारी इंपोर्ट होती है, इससे हमें 12,000 करोड़ का पर ईयर का इनकम होती थी। मतलब इतनी कॉटन बेचते थे। फिर इनके कपड़े जाके बेचते थे ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, यूरोप में बेचते थे। और जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने 2 गरीब कंट्री, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया, जिसके वजह जो इंडिया में कपड़े बनते थे थोड़े महंगे थे, बांग्लादेश में लेबर भी चीप थी, इसके वजह से इनके कपड़े सस्ते होते थे। और पहले पूरा कंट्रोल था वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का, फिर बांग्लादेश ने पूरा कंट्रोल लगा लिया उसके ऊपर, और कपड़े बेचने शुरू कर दिए। शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी यहाँ पे, हमने उनको पूरी फैसिलिटी दी, हमारे जो पोर्ट्स हैं उनकी फैसिलिटी दी, उनका जो ट्रक्स आते थे उन पे कोई टैरिफ भी नहीं लगता था, कोई टैक्स नहीं लगता था। और इवन हमने उनको एक्सेस दिया भूटान और नेपाल के अंदर कि अपने सामान बेचो, कपड़े बेचो, ताकि अब जाते थे हमारा जो दोस्त है वो मजबूत है। लेकिन आज उसका हाल थोड़ा सा बुरा है। और ये भी कहा गया पीएम मोदी से कि आप कुछ काम करिए, जब यहाँ पे मोहम्मद यूनुस अटैक कर रहे हैं। लेकिन इंडिया ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। आज वहां पे हालत खराब हो चुकी है, उनकी एप्पल इंडस्ट्री यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री फेल हो चुकी है करीब करीब। फिर टैरिफ लगने की बात हो गई, हमारा ईयू के साथ टैरिफ का एग्रीमेंट हो गया। तो इसी पे चर्चा करेंगे कैसे हमने उनको साइड बाय साइड तरीके से डिस्ट्रॉय किया। और हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, वैसे तो ये फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर है, लेकिन इनको कुछ चीजों में बहुत इंटरेस्ट है, और कुछ पढ़ के भी आते हैं, कुछ ख्याल भी रखते हैं, और ये चाहते हैं कि इनको नॉलेज भी हो, और ये अपनी नॉलेज को शेयर भी करते हैं लोगों के साथ। और लोग बड़े हैरान होते हैं कि कैसे बॉलीवुड का आदमी पॉलिटिकल इश्यूज में बात करता है, कैसे वो बात करते हैं डिफेंस के ऊपर, और कैसे इकोनॉमी के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर, साथ में यूएस के ऊपर। आज हम बांग्लादेश की बात करें। पानी जी, ऐसा है कि आज बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है, बहुत से रीजन है उसके। आप कुछ करिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर। सर, ये जो मोहम्मद यूनुस को यहाँ प्लांट किया गया है, ये बहुत पहले से सोची समझी चाल है ऑफ द डीप स्टेट इन अमेरिका। तो वही सिस्टम देखिए, जैसे वेनेजुएला में वो लड़की को उन्होंने वो दे दिया, नोबेल प्राइज दे दिया, उसी तरह से इस बंदे को भी दे दिया, पता नहीं भगवान जाने किस चीज के लिए, इसको भी दे दिया कि ऐसा फैनेटिक और एकदम जानवर बुद्धि वाला आदमी है, तो इसको नोबेल प्राइज दिया। आई थिंक नोबेल प्राइज शुड बी टेकन अवे फ्रॉम सच पीपल, जो वर रिस्पॉन्सिबल फॉर so much of killings and so much of injustice being done to poor, helpless people. तो एनीवे सर, मैं एक बार लंदन में था, और लंदन में मैं हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में घुसा, तो पता लगा वो बांग्लादेशी चला रहे। एक और लंदन और रेस्टोरेंट में गया, पता लगा वो भी बांग्लादेशी हैं। तो
देखिए एक फर्क है, हिंदुस्तान जहां पर आज अंग्रेज लोग भी आके काम कर रहे हैं हमारे देश में। मैं स्विमिंग में जाता हूँ सुबह सुबह, तो मुझे एक बंदा मिलता है वहां पर, कहता है जी मैं डेनमार्क से आया हूँ एंड आई डू हेयर एंड मेकअप। बताइए, ये अंग्रेज लोग आज हिंदुस्तान आ गए हैं काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पैसा मिल रहा है, अच्छे अच्छे पैसे मिल रहे हैं। अभी मेरा ही सन इन लॉ, हु वाज इन सिंगापुर, कहते सर सिंगापुर में पैसे तो मिल जाते हैं, लेकिन वो मौकों का शहर नहीं है, मौकों की कंट्री नहीं है वो, वहां आपको आगे बढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता। और वही उल्टा हाल है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, जहां हर आदमी अपनी कंट्री छोड़ना चाहता है एंड दे वांट टू गो टू वेस्ट, क्योंकि वहां पर आराम से बैठे बैठे पैसे मिल जाते हैं उनको आके, और वहां नौकरियां भी मिल जाती हैं और पैसे कमाने का, क्योंकि उनके देश में कोई मौका नहीं है, उनके देश में कोई चांसेस नहीं है, तो दे गो देयर। तो ठीक है सर, इनका ये जो टेक्सटाइल का तो डेफिनेटली दैट, जब ये बांग्लादेश अलग हुआ था तो फिर पाकिस्तान की जो इकोनॉमी टूटी थी, इट इज बिकॉज ऑफ द इनकम दे वर हैविंग फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। तो वो हट गया, फिर अंडरगारमेंट्स बनाते हैं ये लोग, और स्मगलिंग इसीलिए वो सेवन सिस्टर की बात करते रहते हैं, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते रहते हैं ये लोग, क्योंकि स्मगलिंग इनके यहाँ बहुत बड़ी इनकम है, इनके यहाँ टेक्सटाइल की इनकम है, और इनके यहाँ ये अंडरगारमेंट्स वगैरह बनाते हैं, क्योंकि चीप लेबर है और बना लेते हैं और बहुत सस्ते में बेचते हैं। बट बिलीव मी, मेरी अभी डॉटर इन लॉ एक मेरे लिए एक टी शर्ट लेके आई वहां से, हॉलीवुड हॉलीवुड की टी शर्ट लेके आई, वो लाई, और फिर मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बांग्लादेशी है। इमीडिएटली उसको टेबल साफ करने के लिए मैंने लगा दिया, यार इट वॉज अ बैड क्वालिटी टी शर्ट, बट वहाँ सस्ता है, बिक रहा है, जैसे चाइनीज माल बिकता है, जैसे उन्होंने मार्केट पकड़ी है। तो सर अभी जो हो रहा है, एक कुत्ता, छोटा सा कुत्ता, गली का कुत्ता हाथी को भौंक रहा है, माने इंडिया को ये कहना है कि हम तुम्हारे सेवन सिस्टर्स को यहाँ हमसे अलग कर देंगे। अरे यार, कौन सी दुनिया में हो, क्या सपने ले रहे हो यार। ये हाथी ने एक सूंड हिलाया कि नहीं, एक उसका झटका आया कि नहीं, तुम साले नजर ही नहीं आओगे आके। तो ये गधलों का दिमाग ही नहीं है सोचने का, बस जो वोट पब्लिक को जोश में लाने के लिए उल्टी सीधी इंडिया के अगेंस्ट कुछ बात कर देते हैं। तो एनीवे, आई थिंक ऑल प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन, सो डोंट वरी। आई मीन अगर पब्लिक सोच रही है, देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक बात है उधर, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। देखिए, बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल है, वो उनकी जो जीडीपी की है 11% अर्न करती है, और ये जो एक्सपोर्ट है उनका 80% टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट है। कॉटन इंडिया से आती है, धागे इंडिया से बनते हैं, उसके बाद वहां पे अप्रैल बनाए जाते हैं, क्योंकि इनको यूरोप के अंदर कोई वो नहीं लगता, टैक्स नहीं लगता। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रमोट नहीं कर सकी। हम इस टाइम पे $7 बिलियन का सामान जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप को, लेकिन इनका जो एक्सपोर्ट थी बहुत ज्यादा थी, और नंबर 2 पे आती थी, सबसे पहले चाइना, फिर ये, क्योंकि इनकी लेबर सस्ती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, जब से मोहम्मद यूनुस आए। एक तो यहाँ पे पावर की शॉर्टेज थी, पावर इंडिया जनरेट करता था, इनको बेचते थे, अडानी की पावर जाती थी इनके पास, और वो पावर यूज करके अपनी प्रोग्रेस करते थे। दूसरी बात है, यहाँ पे कोयला भी नहीं है जिससे पावर जनरेट की जाए, यहाँ पे डैम्स भी नहीं है, क्योंकि ये लोअर टाइप की स्टेट है। यहाँ पे नदियां तो आती हैं, लेकिन वो आती हैं लास्ट स्टेज पे, तो यहाँ पे डैम भी नहीं है जिसके ऐसे पावर बने। फिर रशिया ने यहाँ पे एक पावर प्लांट बनाया न्यूक्लियर पावर का, वो बन रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ। जबकि शेख हसीना थी तो इंडिया भी उनको हेल्प करता था, रशिया भी हेल्प करता था। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इंडिया पे अटैक करना शुरू किया, तो इंडिया ने भी बदला लेना शुरू किया। इनका जो सामान था वो हमारे पोर्ट्स पे आता था, वहां बांग्लादेश में हमारे एयरपोर्ट्स पे आता था, हमारे पोर्ट्स पे आता था, इंडिया ने, और फ्री में आता था, हमको टैक्स भी चार्ज नहीं करते थे, इंडिया ने उसको बंद कर दिया। उससे क्या है, इनका सामान थोड़ा महंगा हो गया, क्योंकि इनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं थी। और फिर पाकिस्तान ने इनको कहा कि आप हमारा पोर्ट ले लो, आप कराची में सामान भेजो, वहां से हम चाइना भेज देंगे, आपकी जो रशियन रिपब्लिक कंट्री वहां भेज देंगे। लेकिन इन गधों को कौन समझाए कि चाइना तो अपना सामान बेचता है, तुम्हारे से ये कपड़े क्यों लेगा। तो पाकिस्तान तो कुछ भी बोल देता है। और जहां तक आप बात कीजिएगा रशियन रिपब्लिक कंट्रीज की, उनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। मेन जो इनकम है वो होती है यूरोप के अंदर, और सामान इनका सस्ता होता था। लेकिन जब अडानी का ऐसे पैसा नहीं दिया, तो अडानी ने पावर बंद कर दी इनको। पावर बंद करने से यहाँ पे पावर की शॉर्टेज हो गई। जब पावर नहीं होती तो कहां से फैक्ट्रियां चलेंगी। फिर इनके पास पावर जनरेशन का कोई सोर्स नहीं था, उससे भी प्रॉब्लम हो गई। फिर यहाँ पे कभी फ्लड आ गए, कभी रॉयट हो गए, उससे फर्क पड़ गया। अल्टीमेटली इंडिया ने इनके ऊपर स्टेप लिया
कि जो इंडिया लैंड रूट से इनको सपोर्ट देता था, यानी कि इनका सामान जाता था हमारी लैंड से नेपाल और भूटान के अंदर, वो बंद कर दिया कि अब आपका सामान यहाँ से नहीं जाएगा। क्योंकि जब इन्होंने धमकी देनी शुरू कर दी कि तुम्हारी नौसेज उखाड़ देंगे, तो इंडिया ने भी ये स्टेप ले लिया। लेकिन इनके साथ क्या है कि जो यूरोप की बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जैसे ज़ारा है, वो शर्ट्स बनाते हैं। शर्ट बनती थी बांग्लादेश के अंदर और उसमें ज़ारा अपना टैग लगा देता था, लेबल उसका लग जाता था, तो पैसा बिकता था। इसी तरीके से टॉमी हिल्फिगर जो एक दूसरी कंपनी है, वो भी अपना सामान इस तरीके से यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके अपना टैग लगाती थी। फिर इटली की H&M, उसकी भी शर्ट्स यहाँ पे बना करती थी। तो बिकते थे सामान इन्हीं बांग्लादेश के, लेकिन फ्लैग उनका होता था, टैग उनका होता था, उनको पैसे बांग्लादेश को मिलते थे और वो भी यहाँ से कमाती थी। लेकिन जब यहाँ पे प्रॉब्लम खराब हो गई, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गई, तो फॉरेन की कंपनियों ने यहाँ पे आना बंद कर दिया, क्योंकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको लगा कि हम आएंगे तो हम सेफ नहीं होंगे, तो उससे फर्क पड़ा। फिर इंडिया ने इनका जो सामान है वो भेज जाता था जो भूटान और बांग्लादेश के और नेपाल के अंदर, वो बंद कर दिया, जिससे बांग्लादेश की इकोनॉमी को फर्क पड़ा। लेकिन बांग्लादेश का जो अपैरल सेक्टर है, वहां पे 1.5 करोड़ एम्प्लॉइज हैं और ज्यादातर लेडीज हैं। फिर इंडिया ने एक स्टेप लिया। इंडिया वेट कर रहा था, इंडिया को पता था कि हमारा EU से एग्रीमेंट होगा। हमने इनको कॉटन के ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम कर दी कि इनको कॉटन नहीं देंगे। फिर जब हम EU से हमारा एग्रीमेंट हुआ, तो उसकी वजह से इंडिया का जो बिजनेस है उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, यूरोप के अंदर जाएंगे, यानी कि जो हमारी टेक्सटाइल का सामान यूरोप के अंदर जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। और बांग्लादेश के ऊपर जो टैक्स लगना था या पाकिस्तान के ऊपर, वो था 0%, वो एप्लीकेबल था अप टू फरवरी 2026, यानी कि फरवरी के बाद उनके ऊपर 15% टैरिफ लग जाएगा। उससे इनको फर्क पड़ेगा, यानी कि इनका सामान महंगा हो जाएगा, हमारा सस्ता होगा, तो हमारा सामान बिकेगा। और जितनी भी कंपनियां हैं जो शर्ट्स बनाती हैं वो इंडिया के अंदर आएंगी, कॉटन हमारी है तो इसको बना करके भेजेंगी आपके यूरोप के अंदर। उससे हमारी जो इनकम है $7 बिलियन से बढ़ के हो जाएगी $40 बिलियन की, सिर्फ शर्ट्स वगैरह के ऊपर। और दूसरी तरफ इसके ऊपर ट्रंप ने 15% टैरिफ लगा दिया, इंडिया के ऊपर 25% लगाया, इनके ऊपर 15% लगा दिया। अब उससे भी इनको फर्क पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है कि इनकी इंडस्ट्री फेल हो गई। और ये था कि फरवरी 1 से इनके जो इंडस्ट्री के मालिक हैं वो अपनी कंपनी को बंद कर रहे थे कि बनाना बंद कर रहे, लेकिन किसी न किसी तरीके से उसको उठा दिया, क्योंकि एक पानी की शॉर्टेज, दूसरा बिजली की शॉर्टेज, तीसरा राइटिंग की वजह से वहां पे बार बार स्ट्राइक हो जाती थी। अकल की भी कमी है, बहुत अकल की कमी तो है ही। देखो उधर मेन बात क्या है कि अकल की कमी नहीं है, अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, लेकिन अच्छा इनको फर्क भी नहीं पड़ता। सर वो कम अकल की सबसे बड़ी निशानी होती है कि हम होशियार हैं, जैसे पाकिस्तानियों का हाल है। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे यूरोपियंस आए थे, तो हमारी जो कॉटन थी वो जाती थी यूरोप के अंदर, और ओल्ड सिल्क रोड होता था, उसके थ्रू यूरोप के अंदर जाती थी। फिर आप ब्रिटिशर यहाँ पे आए, ब्रिटिशर भी इंडिया के अंदर आकर के धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया, यहाँ से कॉटन ले जाते थे, उसके बाद उसको बेचते थे अपने कंट्री के अंदर, वहां पे कपड़े बनते थे। और कपड़े बनते थे मेनली मैनचेस्टर के अंदर, एक जो यूरोप के अंदर, ईरान के अंदर, जो इंग्लैंड के अंदर जगह है। आपको याद होगा एक बार गांधी गए थे इंडिपेंडेंस से पहले लंदन, उसके बाद मैनचेस्टर चले गए, मैनचेस्टर मेन गए थे, और मैं भी मैनचेस्टर गया हूँ, ठंडी एरिया, अच्छा एरिया, वहां पे पूरे कपड़े की इंडस्ट्री, मैं वहां से कुछ सूट भी लेके आया था, जो जेंट्स के सूट होते हैं। तो अब क्या है कि गंगा उल्टी बहनी शुरू हो गई है, यानी कि बांग्लादेश का काम बंद, इंडिया का काम शुरू। और इसका जो मेन इंपैक्ट पड़ा है वो पड़ा जो इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया EU के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, कि हमारे सामान पे कोई टैक्स लगेगा। 93% जो हमारा सामान जाता है पूरे यूरोप के अंदर, उस पर 0 टैक्स होगा, और जिस पे थोड़ा टैक्स लगता है उसको भी कम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ बांग्लादेश के ऊपर 0 टैक्स था, वो बढ़ के हो जाएगा 15%, क्योंकि इनके ऊपर जो छूट दी थी गरीब कंट्री होने की, वो हट जाएगी। और साथ में इंडिया अपना पॉलिटिकल प्रेशर भी डाल रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल रहा है कि आप बांग्लादेश के सामान को मत खरीदिए। और आज यूरोप जितना इंडिया से खुश है किसी से नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान को भी नुकसान होगा और बांग्लादेश जो डूबा है और ज्यादा डूबेगा, इकोनॉमी उसकी खराब हो चुकी है, बल्कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। और दूसरी तरफ इंडिया ने एक और स्टेप ले लिया है, हमारा जो इनसे बॉर्डर का एग्रीमेंट था, TTC, वो थी अप टू 2026 के फरवरी मार्च तक, वो लैप्स हो रही है। और इंडिया ने कह दिया भाई हम तो इसको अपने हिसाब से चेंज करेंगे। पहले क्या था, मोदी साहब आए थे तो शेख हसीना के साथ उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब हम अगली ट्रीटी होगी तो आपको और ज्यादा पानी देंगे, लेकिन अब इंडिया ने कह दिया हम तुम्हें और पानी नहीं देंगे, बल्कि कम कर देंगे। जैसे उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोका वैसे बांग्लादेश का पानी रोक देंगे, और बांग्लादेश को चारों तरफ से मार पड़ेगी। एक, स्मगलिंग बंद की जा रही है क्योंकि इस टाइम पे बॉर्डर की फेंसिंग भी चल रही है। दूसरा, बांग्लादेश को पावर बंद कर दी हमने,
तीसरा, बांग्लादेश के अंदर जो भी चावल आटा जाता था उसको भी हमने रोक दिया किसी न किसी रीजन पे आकर के। तो बांग्लादेश की जो इनकम होती थी अप्रैल से या टेक्सटाइल से, वो अब होने वाली है जीरो, और बांग्लादेश डूब जाएगा, बर्बाद होगा। और यही हम चाहते हैं। हमने बांग्लादेश को आजाद कराया था, 3000 सोल्जर हमारे मरे थे 1971 में। 1 इंच जमीन नहीं थी हमने बांग्लादेश की, जो बांग्लादेश का पार्ट था सारी इनको दे दी। आज वही हमको आंख दिखा रहे हैं, तो बदला तो हमें लेना ही पड़ेगा इनसे। और यही हमारी गवर्नमेंट की इस टाइम पे पॉलिसी है। हम स्लो काम करते हैं लेकिन काम करते हैं पक्का। सूद साहब, इनके सितारे गर्दिश में हैं, ये बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं बड़ी तेजी से, और दिस इज द टाइम फॉर इंडिया। देखिए, मोदी जी का तो एक अस्त्र है उनका इकोनॉमिकली मारो इनको, और इनको इस तरह से मारेंगे कि जो जिसके ऊपर आप पूरा डिपेंड कर रहे हो वही आपकी इंडस्ट्री बंद होने वाली है, ना आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, ना आप बेच पाओगे कहीं भी जाके। सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, एंड दिस इज द टाइम टू गो फॉर द किल। पाकिस्तान के साथ साथ इसको भी बर्बाद करना है, इसको भी खत्म करना है बांग्लादेश। एक और मैं बता दूं बात, जब हमारे पास 20% टैरिफ लगाया था यूएस ने, तो हमारा टैरिफ इंक्रीज कर दिया 50%। साथ में उन्होंने यूएस ने जो टैरिफ था बांग्लादेश के ऊपर 35% कर दिया, और पाकिस्तान के ऊपर 25% कर दिया। अब बांग्लादेश का सामान इतना महंगा हो गया कि कोई खरीदेगा नहीं। हमारा सामान तो बिक जाएगा, हमारे पास तो अपने प्रोडक्ट अपने हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने कह दिया हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ज़ारा अब इंडिया के अंदर आ रहा है, बहुत सी और कंपनी जो बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी इंडिया के अंदर आ रहा है। बांग्लादेश की जरूर लेबर सस्ती है, लेकिन हमारी लेबर भी काफी कंपेटेबल है। तो आज बांग्लादेश बर्बाद हो रहा है, और बर्बादी इसके नसीब में लिखी है। सूद साहब, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये जो कंपनी वाले हैं, वो पहले देखते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। और अभी अमेरिका में भी और वेस्ट के अंदर, यूरोप में बोल दिया गया है कि वहां से निकलो बांग्लादेश से, बिकॉज वायलेंस इज गोइंग टू हिट द टॉप। अभी ये जो इलेक्शन जो इनके आ रहे हैं आके, तो एक तो फैनेटिक लोग हैं, हाँ फैनेटिक लोग हैं जो हिंदुओं को मारा है, वो पूरी दुनिया भर में वो बात फैली है सर। तो इसलिए आज वेस्ट के लोग भी वहां से भाग रहे हैं जाके, तो इट इज गोइंग टू बी अ डेथ नील फॉर बांग्लादेश। सर, अभी बांग्लादेश का मुझे लग रहा है कि अंत अभी नजदीक आ गया, एंड इंडिया शुड रियली एक्सप्लॉइट दिस सिचुएशन एंड गो फॉर द किल। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं कि देखिए, बांग्लादेश का हम कुछ नहीं कर सकते। इनको आदत है गरीबी की, इनको आदत है भूखमरी की, ये इसी के काबिल है। और यहाँ पे सिचुएशन यही थी, हमने इनको एक प्रॉप अप करके जमीन में गड़े हुए थे, जमीन से ऊपर लेके आया और हमें काट लिया। वो आदत है, वो इनके डीएनए में। जिसने इनको आजादी दी शेख मुजीबुर रहमान को, उसी को मार दिया। जिसने इनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया शेख हसीना, उसी को वहां से भगा दिया। तो ऐसी कंट्री का क्या हशर होगा आप समझ सकते हैं। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या बांग्लादेश के ऊपर फाइनल किल करनी चाहिए, जैसे उदय शंकर पानी जी ने कहा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और भैया बांग्लादेश, शर्म करो, अभी भी टाइम है, थोड़ा सुधर जाओ। लेकिन ये नहीं सुधरने वाले, इनके डीएनए में बेईमानी है और धोखाबाजी है, उसका हश्र अभी बहुत जल्दी देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।